बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वर्ल्ड कप का साल है और इंतहाई अहम साल है। वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद बहुत सारे लोगों की किस्मत के सितारे चमक जाते हैं और बहुत सारे ऐसे चमकते सितारे गुरूब हो जाते हैं जो कि वर्ल्ड कप की चकाचौंध मेले में कहीं दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगी, जबकि बॉलिंग में टीम की बॉलिंग का असल हथियार होंगे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, क्योंकि पाकिस्तान टीम के प्रीमियर फास्ट बॉलर नसीम शाह इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगी नीदरलैंड के साथ, लेकिन वार्म अप मैच में टीम पाकिस्तान को हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 300 रन बनाने के बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान की टीम मेन राउंड में जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच में मुकाबला करेगी और आज गुफ्तगू के लिए वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की तैयारियां और पाकिस्तान टीम के इम्कानात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन साबिक प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और प्रोफेसर मैंने इसलिए कह दिया सर क्योंकि वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान के लिए आप वर्ल्ड कप भी खेले, चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेले, T20 भी खेले, टेस्ट क्रिकेट भी खेले, तो क्रिकेट के तो आप प्रोफेसर हैं। तो ये मुझे बता दें कि ये 2023, सीधा ही सवाल आपके सामने रख देता हूँ, 2023 वर्ल्ड कप में जो आपकी राय है, जो आपकी सोच है इस स्क्वाड को लेकर, वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो, क्योंकि पाकिस्तान तो दिल में है, तो हमेशा से दुआएं निकलेंगी और हमेशा से हम चाहेंगे कि पाकिस्तान अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। दिल की बात ना करें, दिमाग की करें, क्योंकि प्रोफेसर तो दिमाग पे ज़्यादा। पहले दिल की बात सुन लें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के साथ एक दिल धड़कता और वो हमेशा रहेगा, और मैं एज ए पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ गो कि पाकिस्तान टीम अच्छा और बेहतर परफॉर्म करे किसी भी बड़े इवेंट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जब बड़े इवेंट में अच्छा परफॉर्म करता है तो वो इंस्पायर करता है न्यू जनरेशन को कि वो इस खेल के साथ मुंसलिक हों। दूसरी तरफ मेरी अपनी राय ये कहती है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर 2 तरीक़ों से टीमों ने क्रिकेट खेलनी है। एक तरीका है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसके अंदर एग्रेशन है, इंटेंट है और लोगों ने आउट ऑफ द स्किन अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी है। और एक वो है जो ओल्ड फैशन क्रिकेट जो 2000 में 2010 में खेली गई, या उसके बाद ये सोचा गया कि बाद में कवर अप कर लिया जाएगा। एक ये मेथड है जो लोगों ने अडॉप्ट करना इस टूर्नामेंट में। मेरी अपनी राय ये कहती है कि मॉडर्न वे जीतेगा। मेरी अपनी राय ये कहती है कि मॉडर्न वे ऑफ क्रिकेट विल विन द टूर्नामेंट। अब वो देखते हैं कि 3-4 टीमों ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया। पाकिस्तान थोड़ा पीछे ज़रूर है, लेकिन मुझे अभी भी ये यकीन है कि अगर पाकिस्तान थोड़ा अपने आप को ट्यून अप करे, थोड़ा अपने आप को गियर अप करे टू मीट द चैलेंज, क्योंकि जो चैलेंज आएगा उसके मुताबिक आपने परफॉर्म करना है। इंडिया के अंदर जाके जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट अडॉप्ट नहीं करेंगे या उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपकी कामयाबियों का ग्राफ हाई नहीं होगा, बल्कि वो मीडियम तौर पर रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है तो पाकिस्तान के पास वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस इनसे जो है उम्मीद लगाई जा सकती है। दूसरा पाकिस्तान का वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन पहला वार्म अप मैच आपको लगता है कि सऊद शकील, बाबर आजम और उनके साथ रिजवान जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की, वो खेले मॉडर्न डे क्रिकेट? देखें, पहले तो सऊद शकील को इसमें ना लेके आएँ। मेरी अपनी समझ अकल के मुताबिक वी डिमांडिंग टू मच फ्रॉम अ गाय जिसको हमने पिछले 2 साल में बिल्कुल नहीं खिलाया। अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी, तो मुझे ये लगता है कि 4-5 स्लॉट्स ऐसे इस टीम के अंदर हैं जिनसे आप लकी कमेटी के तौर पर आप उनको कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वो निकल आई तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर वो ना निकली तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उनकी रिप्लेसमेंट्स या उनकी जगहों को पक्का नहीं किया हुआ। तो हमारी पाकिस्तान की टीम की जो 10 या 11 के प्लेयर जो पिछले 2-3 साल में खेलते रहे हैं और वो हर सीरीज़ खेले हैं पिछले 2-3 सालों में, उन पे तो रिलाई करना चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन अल्लाह ना करे इस टूर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उस फटीक जोन को बर्दाश्त करना है प्लेयर के नहीं, क्योंकि इस पर प्रेशर परफॉर्मेंस का आना है, ट्रैवलिंग का आना है, एक फटीक जोन में प्लेयर ने घुसना है। वहाँ पे आपके रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जहाँ पे ज़रूरत पड़े आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो आके उतना ही अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान, जो मेरी समझ कहती है, अपने
8 या 10 प्लेयरों के अलावा रेडी नहीं है टू प्ले दिस वर्ल्ड कप। लेकिन इट्स सिमिलर वे, इट्स अ चैलेंज ऑल्सो फॉर द न्यू कमर, जैसे सऊद शकील हैं, अब्दुल्ला शफीक है, उसामा मीर हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन पे उम्मीद लगाई जा सकती है बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट दे हैव। लेकिन बहुत बड़ी ज़्यादती होगी इन लोगों को इतने बड़े स्टेज के ऊपर इतनी बड़ी उम्मीद लगा लेना कि वो जो शॉर्ट कमिंग्स रही हैं प्लानिंग की उसके मुताबिक आएँ और आके इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करें। मोहम्मद हफीज़ साहब, क्योंकि आपको लोग कहते हैं प्रोफेसर, और जितनी खूबसूरत आप क्रिकेट खेलते थे, ख़ासतौर पर अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेटिंग करियर के आखिरी दिनों में जितनी नीट आपने हिटिंग की है, क्लीन हिटिंग की है, ये जो आप बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल बातें आप कर रहे हैं। आसान ज़बान में पूछ लेता हूँ, आप टेक्निकल कमेटी से वाबस्ता थे, सिर्फ मुझे वो बता दीजिए 4 ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर आपको रिजर्वेशन थी कि नहीं होने चाहिए वर्ल्ड कप में। नहीं, पहले तो यही है भाई, ये समझने की ज़रूरत है कि मैं टेक्निकल कमेटी में ना तो सिलेक्टर था, ना मैं कप्तान था, ना मैं टीम डायरेक्टर हूँ, ना मैं हेड कोच हूँ। मेरी एक कैपेसिटी थी जो मुझे कही गई थी कि मैंने ज़का अशरफ साहब की क्रिकेटिंग मैटर्स में उनको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर उनको सपोर्ट करना है कि वो तमाम ग्रे एरियाज़ जो हमें नज़र आएंगे हम वो प्रेजेंट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनको दूर करने की तमाम प्लानिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। तो ये मेरा रोल था। इसके अलावा इसके आगे मेरी कोई पहुंच नहीं थी और ना ही मैं कभी अपने डोमेन से हट के किसी दूसरे के डोमेन में गया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि 4 प्लेयर कौन हैं जो रेडी नहीं हैं, वो मैंने आपसे ओपनली बात की है कि मुझे ये लगता है कि सेकंड ओपनर रेडी नहीं था, नंबर 5 जो है वो रेडी नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर अभी तक, नंबर आपका रिप्लेसमेंट स्पिनर जो है वो रेडी नहीं है अभी तक। अच्छे प्लेयर हैं लेकिन रेडी नहीं है। न्यू बॉल ऑपरेटर आपके पास नहीं है। अगर अल्लाह ना करे आपके 2 या 3 जिसमें से अभी नसीम शाह नहीं है, अगर हारिस और शाहीन को कोई अल्लाह ना करे को पूरे वर्ल्ड कप के 48 दिन के अंदर अगर कोई इशू आ जाता है तो उनको रिप्लेस करने वाला कौन आपके पास। तो जब तक आपकी ये मैं रिप्लेसमेंट देखूं तो 4 ऐसे बड़े स्लॉट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली हिट नहीं हुए हुए, एक ओपनर को लेके, एक 5वें नंबर को लेके, एक रिप्लेसमेंट स्पिनर को लेके और एक न्यू बॉल ऑपरेटर को लेके। और 5वां अगर कहीं पे मैं जाऊं तो हमारे पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। मोहम्मद हफीज़ साहब 92 वर्ल्ड कप में 437 रन किए लेजेंड जावेद मियांदाद ने। न वो आलमी दर्जा बंदी में टॉप बैट्समैन थे, ना उनके पास आलमी रैंकिंग के सारे रिकॉर्ड्स थे। आज बाबर आजम आपके आलमी दर्जा बंदी में नंबर 1 बैट्समैन है, वो आपको 2023 का वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? देखिए, अकेले बाबर का ये रोल नहीं है कि वो जावेद मियांदाद ने तो जिताया आपको। किसने? जावेद मियांदाद ने। देखिए मेरी बात समझे, आप 2 डिफरेंट जोन को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम टू द फर्स्ट पॉइंट। जो रैंकिंग है इट डज मैटर, बट इट ओनली डज मैटर अगर उसका राइट इंटेंट हो, अगर उसकी राइट यूटिलाइजेशन हो, अगर उसकी रैंकिंग की वजह से उसकी टीम जीत रही हो तो राइट रैंकिंग डज मैटर। तो अगर बाबर आजम पिछले 2 साल में 3 साल में जो उसकी कामयाबियों का ग्राफ अपवर्ड्स है, अगर हम उसको मॉनिटर करें तो वाकई में बाबर की जो इंटरनेशनल क्रिकेट की कामयाबी है तीनों फॉर्मेट में, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, जो इम्पैक्ट होता है, जो डोमिनेशन होती है एज ए बैट्समैन टू विन द गेम, मुझे लगता है कि बाबर को अक्सर लोग जो है वो एक बहुत ही रॉन्ग वे में कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर हमेशा लगता है कि दोनों बिगेस्ट इंटरटेनर है इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट फैंस के लिए। दोनों को कंपेयर करने की अगर कोई थोड़ी सी चीज़ मेरे दिमाग में आती है तो वो ये आती है कि बाबर टू मी इज़ अ आई कैचिंग टैलेंट जिसका बैलेंस और जिसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है। लेकिन अगर मैं डोमिनेंस में जाऊंगा तो विराट कोहली के अंदर टेक्निक भी है और डोमिनेंस भी है, और मैच विनिंग जोन की जो परफॉर्मेंस है वो विराट कोहली की बहुत आगे है बाबर आजम से। तो मुझे ये कंपैरिजन मुझे समझ में आता है। लेकिन रैंकिंग और उसकी परफॉर्मेंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो जो आप बात कर रहे हैं कि जावेद मियांदाद जब वो अपने टाइम पे उन्होंने जब हम पाकिस्तान ने 92 में वर्ल्ड कप जीता तो शायद जावेद भाई वाज नॉट वन ऑफ द लाइक बाय रैंकिंग ही वाज नॉट नंबर 1, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन फॉर द टीम एट द राइट टाइमिंग जो थी वो उन्होंने किया, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस बड़ी गिनी जाएगी। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस है। आप जैसे जोस बटलर है, उसकी रैंकिंग कभी भी नंबर 1 नहीं हुई, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो वो जैसे उसका इम्पैक्ट है खेल के अंदर, वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स से खेल के डोमिनेंस के साथ वो मैच जितवा देते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है 2023 वर्ल्ड कप, टीम पाकिस्तान के इम्कानात और पाकिस्तान टीम से तवक्कुआत पर। एक ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड कप 2023 पर टीम पाकिस्तान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मोहम्मद हफीज़ साहब, इत्तलात ये भी हैं कि टेक्निकल कमेटी में आप और मिसबा के बाद इंज़मामुल हक को बुलाया गया और आपने फिर चौधरी ज़का अशरफ साहब को ये रेकमेंड किया कि इंज़मामुल हक साहब जो हैं उनको आप चीफ सेलेक्टर बना दें। लेकिन जब इंज़मामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए या कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने तो कहा मैं और बाबर कहते हैं मैं और इंज़माम भाई, लेकिन टेक्निकल कमेटी में आप मौजूद थे, आपके साथ वो मीटिंग में मौजूद थे। इंज़मामुल हक के अलावा मिसबाउल हक भी थे, उन्होंने आपका नाम मुनासिब लेना नहीं समझा। आई थिंक दे डिड द राइट थिंग, क्योंकि हम लोग इसमें थे भी नहीं। सिलेक्शन जब भी होती है हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कौन किस वजह से कहाँ पे बैठा हुआ है इसको डिस्कस ना ही किया जाए तो बेहतर है। तो चीफ सेलेक्टर तो आपको भी बनाना चाहते थे चौधरी ज़का अशरफ साहब, लेकिन सुना कि आपने अपना बॉल जो है वो इंज़मामुल हक साहब के कोर्ट में डाल दी। आपकी मर्ज़ी, आप जवाब देना चाहें। कुछ जवाब ना में होते हुए भी हाँ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। ज़का साहब का इंटरेस्ट ज़रूर था और मुझे सिर्फ नॉट ओनली चीफ सेलेक्टर और बहुत सी डिफरेंट बड़ी बड़ी ऑप्शन भी मुझे मिली, लेकिन आई थॉट कि मेरा शायद अभी मैं रेडी नहीं था ऐसी कोई जॉब करने के लिए जो जॉब के ज़ुमरे में आती है। तो मैंने इसलिए उनको ना कर दी कि मैं जॉब नहीं करना चाहता, सर्विसेज करना चाहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिला पाकिस्तान टीम के लिए तो मैं सर्विस को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन जॉब नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए मैंने उनको ना कर दी। लेकिन मैंने 92 वर्ल्ड कप की बात की, तने तनहा जावेद मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ उठाया और पाकिस्तान टीम को चाहे सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो उन्होंने पाकिस्तान टीम के मैच को फिनिश किया। बाबर अकेले नहीं है, उनके साथ रिजवान भी हैं जो T20 क्रिकेट में उनके साथ पार्टनर हैं। अब वनडे क्रिकेट में वो नंबर 4 पर खेल रहे हैं। ये दोनों मिलकर भी तो पाकिस्तान की बैटिंग का बोझ उठा सकते हैं, पाकिस्तान को फिनिश करा सकते हैं। आप वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रहे हैं। नहीं, देखिए इन दो प्लेयरों की कामयाबियों का ग्राफ तो बहुत शानदार है। अगर आप पिछले 3 साल 4 साल की क्रिकेट निकालें तो इन दोनों ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर व्हेन इट कम्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड व्हेन इट कम्स टू विन मैचेस फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सवाल आप करना चाह रहे हैं वो शायद आप ये चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा मैचेस नहीं जितवा पा रहे, तो उसमें कंट्रीब्यूशन दूसरे लोगों का भी होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक मिसिंग पार्ट है पाकिस्तान टीम का। अगर मैं वनडे की सिर्फ बात करूँ तो 5 और 6 अभी तक सेटल नहीं हो सका। अभी पिछले 3 माह पहले हमने इफ्तिखार अहमद को मौका दिया और मुझे लगता है कि इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको आगे पीछे किया जा रहा है। तो देखें, एज एन ओपनर मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वनडे क्रिकेट में जो स्लॉट है, जो पहले 3 नंबर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर टू विन मैचेस फॉर एनी कंट्री। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि अभी रिसेंट पास्ट में फ़खर जमान वनडे क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ रहे हैं। कभी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है और कभी जैसे हमने देखा कि अभी लीन पैच चल रहा है। आई एम श्योर ही विल कम आउट ऑफ इट, लेकिन ये लीन पैच पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह इसलिए साबित हो रहा है कि इसकी रिप्लेसमेंट रेडी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता है वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन जब आप किसी को 15-20 मैचेस नहीं दिए हुए आपने, तो आप उसको कैसे जज कर सकते हैं कि वो रेडी है या वो अभी रेडी नहीं हुआ। मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2023 में पहले 5 में से 3 मैच नीदरलैंड, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान से हैं। इंडिया से हमने मैच खेलना है और ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है। आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान 5 मैचों में से अगर 4 मैच जीत जाता है तो ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत आसान हो सकता है? आप बिल्कुल नहीं सोच सकते ऐसे। मेरा अपना सोच ये कहती है कि पाकिस्तान को हर मैच में अपनी जीत की जो कोशिश है वो बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले 5 में से 4 जीतने के बाद अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, क्योंकि उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, जो कि बड़ी मुश्किल टीम होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो मैच पाकिस्तान का आई थिंक बेंगलोर में है, जो कि थोड़ा छोटा ग्राउंड है और हिटिंग पावर में मुझे लगता है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को जो है वो टफ़ टाइम देगी इन बैटिंग। दूसरी तरफ चला जाऊँ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, न्यूजीलैंड के साथ मैच है, फिर उसके बाद इंग्लैंड के साथ मैच है। ये वो टीमें हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट को अडाप्ट कर चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान का स्टार्ट हम ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड से एक ऐसा मैच है जिसको जीतने के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन जब आप उसके आगे जाएंगे तो एनी टीम कैन कम्पीट हार्डर विद पाकिस्तान क्रिकेट। और पाकिस्तान को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैच है वो इंडिया का मैच है,
क्योंकि इंडिया के मैच को जीत और हार का बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का जो हारने के बाद आपका फेलियर आपके दिमाग में घुसता है, जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, वो इंडिया के ऊपर भी पड़ा था जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया एशिया कप के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर। तो जो आपने देखा इंडिया वर्ल्ड कप में बाहर हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 T20। इसी तरह पाकिस्तान को अगर अभी एशिया कप में ले लें तो रिसेंट में जब पाकिस्तान इंडिया से हारा तो उसके बाद वो अगला मैच श्रीलंका से भी हारा। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच का इम्पैक्ट वो कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ कि पाकिस्तान वो मैच जीते, और अगर बाय एनी अगर इंडिया भी जीता है तो उसके अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो मुझे लगता है दैट विल ऑल्सो अ वेरी वेरी टफ मैच टू प्ले, क्योंकि पहले इंडिया एक ऐसा अपोजिशन है जिससे जीतने की जो एक एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी हाई होती है, और फिर अगर अल्लाह ना करे ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने खेलना है और अगर उसमें भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस ना हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए खुला चैलेंज है कि जो हमारी टीम इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है, उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इससे पहले इंडिया में बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेला है? नहीं, मुझे लगता है ये चैलेंज तो है, लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है कि जब आप गए ही नहीं हैं एक जगह पे, आपके लिए एंट्री नहीं है, जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के ये वाले प्लेयर वहाँ इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं रखते क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो मौका मिलेगा, मुझे आई एम श्योर कि जो चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए वो वहाँ के क्राउड का रिस्पॉन्स होगा। गो कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट फैंस आपसे बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बहुत वैल्यू है, लेकिन विद द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट पाकिस्तान शायद वो इतनी ज़्यादा ना मिले पाकिस्तान को। इन द एब्सेंस ऑफ नसीम शाह, आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पाकिस्तान की बॉलिंग का बोझ उठा पाएंगे? देखिए उठा तो पाएंगे, लेकिन इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम आल्सो बीइंग अ फास्ट बॉलर कि ईच एंड एवरी गेम दे हैव टू प्ले, और ये दोनों की इंजरी जोन कहीं ना कहीं पे हिट हुए हैं। बिकॉज हमने जो शॉर्ट कमिंग्स की जो मैं बात कर रहा हूँ या जो प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के ये वाले प्लेयर एशिया कप से पहले लीग्स खेल रहे थे सारी, और हमें एक बहुत बड़ी वजह थ्रू मीडिया और थ्रू पाकिस्तान मैनेजमेंट पता लगी कि फटीग वाज वन ऑफ द जोन जिसकी वजह से प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो जो मेरा ये समझ ये अकल ये कहती है कि जो 15 दिन का जोन फटीग का अगर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वी डिमांडिंग टू मच फ्रॉम दोज टू प्लेयर्स कि नसीम शाह हारिस और शाहीन सारे मैच खेलें और 48 डेज के लिए फिट रहें। सो आई थिंक पर्सनली वी डिमांडिंग टू मच फ्रॉम देम। हमें ज़रूर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को साथ साथ खिलाना है ताकि इनके ऊपर हर मैच खेलने और हर मैच में 10 ओवर करने का प्रेशर ना आए। मोहम्मद हफीज़, 2019 वर्ल्ड कप में अंडर द कैप्टनसी विकेट कीपर सरफराज आप खेले। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आपको लगता है कि 5 मैच फिनिश कर सकता है? देखिए ज़रूर कर सकता है, लेकिन मैं बात वो करूँगा कि जो 8 से 10 प्लेयर हैं जिनको पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा क्रिकेट मिली है, सबसे पहले तो उनकी पूरे वर्ल्ड कप में फिटनेस इज़ अ क्वेश्चन मार्क टू मी। हो सकता है कोई बैट्समैन ऐसी जोन में चला जाए कोई एक मैच ना खेल सके, जैसे हमने देखा कि श्रीलंका वाले मैच में अचानक इमामुल हक जो हैं उनका बैक स्पैज़म आ गया, और किसी को भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? अगर ये चीज़ बाबर के साथ होगी तो आपका तो कोई अभी तक वाइस कप्तान अभी तक उसने लीडिंग नहीं की हुई, लाइक एज ए कप्तान उसने एक मैच में भी कप्तानी नहीं की हुई वनडे में। तो अगर अल्लाह ना करे बाबर आजम हमारा मेन प्लेयर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर उसको कोई इशू आ गया तो कौन है जो आपको, ऑब्वियसली शादाब इज़ अ वाइस कैप्टन, लेकिन अगर हम देखें कि उन्होंने अभी तक वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान को लीड ही नहीं किया हुआ, तो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंज जो हम किसी एक नए बंदे को इंज़मामुल हक को आपने रिकमेंड किया या नहीं किया? क्या फ़र्क पड़ता है? आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान एज ए प्लेयर, और उन्होंने पहले भी अपने टर्नओवर में बहुत शानदार परफॉर्मेंसें दी हैं। बड़ी बेहतरीन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही, चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप के अंदर भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिकमेंडेशन किया हो या ना किया हो, उनको आई थिंक किसी रिकमेंडेशन की ज़रूरत भी नहीं है। ही इज़ लेजेंड हिमसेल्फ, और उनको ये अगर ये मौका मिला है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो मैं हाँ समझूँ या ना समझूँ? देखें, इसमें हाँ और ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने से ना तो उनको रखा गया और मेरे कहने से ना उनको निकाला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 मोहम्मद हफीज़ की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम है। देखें, जो मैं पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान दिल में है तो सबसे पहले पाकिस्तान है, दूसरी इंडिया,
तीसरी इंग्लैंड है और चौथी मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह हम ओपनिंग पेयर में स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़खर जमान हमारे वर्ल्ड कप से ठीक पहले आउट ऑफ फॉर्म हो गए। बॉलिंग में भी हमें यही मसला है कि नसीम शाह बिल्कुल अचानक टूर्नामेंट छोड़कर आउट हो गए। आपको लगता है वो अचानक नहीं हुए? ये भी मैं आपको बता दूं, अचानक नहीं हुए। वर्ल्ड कप से पहले तो अचानक ही कहेंगे नहीं, अचानक नहीं हुए ना बाबा, आगे चलें। जब मैंने बस जो कहना था मैंने कह दिया, अचानक नहीं हुआ। अच्छा, जिस तरह आपने इंतजाम का जवाब जो है घुमा दिया, तो मैं अब नहीं, मैंने घुमाया तो उसका भी नहीं और इसका भी नहीं। अच्छा चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन की गुफ्तगू आपने सुनी। वर्ल्ड कप 2023 बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान तारीख़ रकम कर सकेगा। 1987 में पाकिस्तान भारत से कामयाब लौटा था। 1999 में पाकिस्तान को भारत के घर में शिकस्त दी। और अब क्या 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान चैम्पियन बनकर भारतीय सरजमीन से कामयाब होकर पाकिस्तान लौटेगा? ये एक बड़ा सवाल है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। मोहम्मद हफीज़ ने हमारे सवालों के जवाब दिए। वर्ल्ड कप 2023 में टीम पाकिस्तान के इम्कानात, तवक्कुआत पर हमने उनसे गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, अपने आज के मेहमान मोहम्मद हफीज़ के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।